वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेस में डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारी इस वीडियो में टोटल हम 8 पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले लीज टाइप्स एंड अकाउंटिंग फॉर लेसी को बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बाद लीज टाइप्स फॉर लेसर यानी फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज को डिस्कस करेंगे। देन इंसेप्शन डेट एंड कमेंसमेंट डेट की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। देन लीज टर्म, देन इकोनॉमिक लाइफ एंड यूजफुल लाइफ का डिफरेंस भी समझना है और इनकी इंपॉर्टेंस भी समझनी है। देन लीज पेमेंट्स इंक्लूडिंग रेजिडुअल वैल्यू गारंटी की डेफिनेशन को डिटेल में देखेंगे। देन प्रेजेंट वैल्यू के डिफरेंट फार्मूलाज डिस्कस करेंगे जो आपने अर्लियर क्वांटिटेटिव मेथड्स के लेवल पे पढ़े हुए होते हैं और अब भी उनका यूजेज होता है, तो एक ब्रीफली इनको डिस्कस करेंगे। और एंड में डेफिनेशंस रिलेटिंग टू फाइनेंस लीज कैलकुलेशन कवर करेंगे, जिसमें हम छोटी सी कैलकुलेशंस भी करके देखेंगे ताकि हम फार्मूलाज और कैलकुलेशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकें। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले लीज टाइप्स एंड अकाउंटिंग फॉर लेसी में सो रिकग्निशन रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS 16 के मुताबिक एक लेसी जब लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो वो इनिशियल रिकग्निशन के टाइम पर दो चीज़ें रिकॉर्ड करता है, एक राइट ऑफ यूज़ एसेट और दूसरा लीज लाइबिलिटी। और इसके अलावा जितनी पेमेंट की होती है वो कैश भी क्रेडिट हो जाता है एंड सो ऑन। So a lessee is required to recognize a right of use asset representing its right to use the underlying leased asset and a lease liability representing its obligation to make lease payment. ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जैसे लीज लाइबिलिटी में डिफरेंट पेमेंट्स की जो डेफिनेशन है उनको लेकर फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड करनी होती है। फिर राइट ऑफ यूज़ के जो कैलकुलेशन है वो भी स्लाइटली जो है टेक्निकल है। तो ये समटाइम्स कुछ एंटिटीज़ के लिए और कुछ कह लें कि बड़ी सिंपल लीज अरेंजमेंट्स के लिए ये अकाउंटिंग तरह सी डिफ़िकल्ट समझी जाती है और इस वजह से IFRS 16 ने कुछ रिकग्निशन की एग्जेम्पशंस भी दी हैं, यानी जिसमें ऑप्शनल या अल्टरनेटिव है कि आप यूजुअल जो रेंटल अकाउंटिंग होती है उसको फॉलो कर लें। अब रेंटल अकाउंटिंग में ये होता है कि हम पेमेंट कर रहे होते हैं और जो पेमेंट एडवांस में होती है उसको प्री पेमेंट डील कर लेते हैं, या जो पेमेंट अभी नहीं की होती उसको एक्रूवल के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अल्टरनेटिव रेंटल अकाउंटिंग ये ऑप्शननल है, ज़रूरी नहीं है। आप अगर अपनी तमाम लीजेस के ऊपर राइट ऑफ यूज़ वाली अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शनल अल्टरनेटिव ये है कि शॉर्ट टर्म लीजेस और लीज ऑफ लो वैल्यू आइटम पे आप अगर IFRS 16 की मेन रिक्वायरमेंट अप्लाई ना करें तो नॉर्मल रेंटल अकाउंटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो फर्दर इशू है वो ये है कि शॉर्ट टर्म लीज के ऊपर जब ये रूल अप्लाई होता है तो बाय क्लास ऑफ एसेट होता है, यानी अगर आपकी लेट से प्लांट से रिलेटेड शॉर्ट टर्म लीज हैं और चार हैं तो या तो आप चारों को फिर रेंटल अकाउंटिंग की तरफ लेकर जाएं या फिर चारों को ना लेकर जाएं। तो क्लास ऑफ एसेट के हिसाब से आप ये जो है इलेक्शन करेंगे, ये चॉइस यूज़ करेंगे। जबकि लीज ऑफ लो वैल्यू आइटम को अगर आपने सिंपल अकाउंटिंग की तरफ लेकर जाना है तो आप वो लीज बाय लीज बेसिस कर सकते हैं, यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लो वैल्यू आइटम की लीज़ को आप नॉर्मल राइट ऑफ यूज़ अकाउंटिंग के मुताबिक कर लें और एक लो वैल्यू आइटम की लीज़ को आप सिंपल रेंटल अकाउंटिंग के मुताबिक कर लें। अब जब हम बात करते हैं कि ये जो रेंटल अकाउंटिंग है ये बेसिकली इसको कैसे यूज़ करना है, तो इस पर भी एक स्टैंडर्ड गाइडेंस देता है और वो ये है कि द लीज पेमेंट एसोसिएटेड विद दोज लीजेज से मुराद ये है शॉर्ट टर्म लीजेज एंड लीजेज ऑफ लो वैल्यू आइटम as an expense on either a straight line basis over the lease term or another systematic basis. another systematic basis सिर्फ तब यूज़ की जाती है अगर वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी उसके रीजनेबल होने का हमें कुछ ज़्यादा एविडेंस अवेलेबल हो। अदरवाइज जो बेस रूल है वो यही है कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है और स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब ये होता है कि हर पीरियड में इक्वल एक्सपेंस। अब प्रिसाइजली शॉर्ट टर्म लीज है क्या? A lease that at commencement date has a lease term of 12 months or less, यानी एग्जैक्ट 12 मंथ्स भी होगी तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से कम भी होगी तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज़्यादा होगी तो शॉर्ट टर्म नहीं। इसमें एक्सटेंशन ऑप्शंस को भी कंसीडर करना है। अगर आपको ये लगता है कि जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है लीज़ का वो 12 मंथ से ज़्यादा हो सकता है, एक्सटेंशन ऑप्शन है कि लीज़ एक्सटेंड हो सकती है और रीजनेबली सर्टेन है कि एक्सटेंड हो जाएगी और 12 महीने से आगे चली जाएगी, तो फिर उसको शॉर्ट टर्म लीज़ कंसीडर ना करें। इसी तरीके से अगर एक लीज़ ऐसी है जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड तो उसका लेस देन 1 ईयर है, लेकिन फिर लेसर और लेसी मिलकर उसे एक्सटेंड कर सकते हैं और वो जो है दोनों के पास की एग्रीमेंट से ही एक्सटेंड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में अगर आप देखें तो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 12 मंथ से ज़्यादा का नहीं है। दोनों पार्टीज़ ने अगर दोबारा एग्री करना है एक्सटेंड करने के लिए तो इसका मतलब है ऑलरेडी एक्सटेंशन का ऑप्शन किसी एक पार्टी के पास नहीं है, तो फिर उसे आप शॉर्ट टर्म लीज़ कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ऐसी लीज़ जिसमें ऑनरशिप एंड पे ट्रांसफ़र हो जानी हो या एंड एट द एंड ऑफ लीज टर्म परचेज का ऑप्शन हो कि लेसी जो है वो उस एसेट को परचेज कर सकता है एट द एंड ऑफ लीज टर्म, तो फिर उसको शॉर्ट टर्म लीज कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से लो वैल्यू आइटम की लीज जो का कॉन्सेप्ट जो है वो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है।
हो सकता है कि वो एसेट लेसी के लिए मटेरियल हो सकता है कि वो एसेट लेसी के लिए मटेरियल ना हो, लेकिन वो लो वैल्यू आइटम को इस मामले में हमने कंसीडर करना है कि इन जनरल व्हाट इज़ लो वैल्यू आइटम। इस पर जो स्टैंडर्ड की गाइडेंस है वो ये है कि अंडरलाइंग एसेट जहाँ पर लो वैल्यू का हो उसको आप लो वैल्यू आइटम की लीज कहेंगे, जैसे टेलीफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ऑफिस फर्नीचर वगैरह के आइटम्स जो होते हैं। और इसमें भी फर्दर ये गाइडेंस है कि अगर लेसी सब लीज कर देता है एसेट पे, सब लीज से मुराद ये है कि खुद एसेट लीज पर लिया हुआ है और आगे मजीद किसी और को वो रेंट पर लीज पर दे दिया, और एक्सपेक्ट टू सब लीज एन एसेट, तो हेड लीज जो है, जो मेन लीज है, फिर उसे आप लो वैल्यू एसेट की लीज कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे अदरवाइज आप कहते हो कि वो जो आइटम है वो लो वैल्यू आइटम है। और देन a lease of an underlying asset does not qualify as a lease of low value asset if the nature of asset is such that when new the asset is typically not of low value। अब फॉर एग्जांपल एक पुरानी गाड़ी की हम लीज ले रहे हैं जिसकी इस वक्त वैल्यू जो है वो अराउंड 200,000, 2 लाख रुपए है जस्ट, तो 2 लाख रुपए को हम कहते हैं कि जी ये एक लो वैल्यू का आइटम है। लेकिन वो गाड़ी जब न्यू होती है तो हम कहते हैं कि वो 25 या 30 लाख रुपए की होती है। तो पुरानी गाड़ी की वैल्यू बेशक कम है, लेकिन जब वो गाड़ी न्यू होती है तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी लीज को लो वैल्यू आइटम की लीज कंसीडर नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं शॉर्ट टर्म लीज पर। A company leased a car under a 10-month lease at rupees 40,000 per month for first 5 months and 30,000 for next 5 months। अब जो टोटल ड्यूरेशन है वो 10 मंथ्स है और ये लेस देन 12 मंथ हो गया, तो ये एक शॉर्ट टर्म लीज के तौर पे बिल्कुल क्लासीफाई हो सकती है। एसेट हैड फेयर वैल्यू ऑफ ₹3 मिलियन, तो ये लो वैल्यू आइटम की लीज नहीं है बट शॉर्ट टर्म लीज है, तो इस पर रिकग्निशन की एग्जेम्पशन अप्लाई होती है। द एंटिटी वांट्स टू अप्लाई शॉर्ट टर्म लीज अकाउंटिंग एंड द ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू द लेसी। तो रिक्वायरमेंट ये है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करें। अब ये शॉर्ट टर्म लीज की डेफिनेशन को तो ये लीज जो है वो मीट कर रही है, क्योंकि इसमें लेस देन 12 मंथ है और ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं होनी। अब इसका जो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर एक्सपेंस बनेगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट 5 मंथ 40,000 और नेक्स्ट 5 मंथ 30,000, तो फर्स्ट 5 मंथ्स का जो टोटल बनेगा 200,000 बन जाएगा, नेक्स्ट 5 मंथ्स का टोटल जो है वो 150,000 बन जाएगा। 10 मंथ्स पर इसको अगर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर इक्वल अमाउंट निकालें, एवरेज कैलकुलेट करें, तो दैट वुड बी 35,000 पर मंथ। तो हमें हर मंथ का जो एक्सपेंस है वो 35,000 रिकॉर्ड करना चाहिए। तो फर्स्ट 5 मंथ्स में जो हमारी एंट्री होगी वो हमारा एक्सपेंस 35,000 का रिकॉर्ड होगा। एक्स्ट्रा जो हम 5,000 पे कर रहे हैं वो प्रीपेमेंट कंसीडर होगी और कैश हमारी तरफ से 40,000 का जा रहा होगा। नेक्स्ट 5 मंथ्स में क्या हो रहा होगा कि लीज रेंटल एक्सपेंस वंस अगेन 35,000 का होगा। अब हम अपनी प्री पेमेंट को रिवर्स करेंगे, पहले डेबिट कर रहे थे अब क्रेडिट कर रहे होंगे और कैश हम पे कर रहे होंगे 30,000 का। तो इसी तरीके से अगर हम शुरू में कम पेमेंट कर रहे हो तो फिर एक्रूवल रिकॉर्ड हो जाएगा और वो बाद में एक्रूवल रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह शुरू में ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो वो प्री पेमेंट बन जाएगी और बाद में वो प्री पेमेंट रिवर्स हो जाएगी। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जाम्पल 2, ये ऐसी लीज पर है जहां पर अंडरलाइंग एसेट लो वैल्यू का होगा। अ कंपनी लीज्ड अ लैपटॉप कंप्यूटर अंडर 24 मंथ लीज एट ₹2,500 पर मंथ। तो ये लीज शॉर्ट टर्म नहीं है, लेकिन आइटम जो है वो ऐसा है जो नॉर्मली लो वैल्यू आइटम होता है। द फेयर वैल्यू ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर इज ₹95,000। तो ओवरऑल जो फेयर वैल्यू है वो लो वैल्यू आइटम की ही है। अब इसमें कोई लिमिट वैसे स्टैंडर्ड ने डिफाइन नहीं की हुई, लेकिन एक बेसिस फॉर कंक्लूजन में जो मीटिंग हुई थी आईएसबी की उसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि $5,000 तक का अगर कोई आइटम हो तो वो जो है उसे हम लो वैल्यू कंसीडर करेंगे। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ये एक डिस्कशन के दौरान एक पॉइंट जस्ट डिस्कस हुआ था। तो अगर उसको बेस बनाते हैं $5,000 को, तो वो तकरीबन इस वक्त करंटली जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उसके हिसाब से 8 लाख रुपए पाकिस्तानी के हिसाब से बन जाता है। तो 8,800,000 रुपीज़ तक का जो आइटम है वो लो वैल्यू कंसीडर होगा। बट वंस अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो आंसर में हम डिस्कस करेंगे कि लेसी जो पेमेंट करेगा 24 मंथ्स में उसको काउंट करना होगा इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और वो क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट ही पे कर रहे हैं हर मंथ 2,500 पर मंथ के हिसाब से, तो हर महीने वो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करते जाएंगे जब जब पेमेंट कर रहे होंगे हर मंथ में। अगर किसी मंथ में पेमेंट नहीं करते तो एक्रूवल रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में पेमेंट के टाइम पर उस एक्रूवल को रिवर्स कर देंगे। अब हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज लीज टाइप फॉर लेसर। और इसमें एक टाइप होती है फाइनेंस लीज, जिसकी डेफिनेशन है अ लीज दैट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड इंसिडेंटल टू ऑनरशिप ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। यानी अगर एक एसेट किसी की ऑनरशिप में हो तो उससे
उसके जो रिस्क एंड रिवार्ड होते हैं, अगर वैसे ही रिस्क एंड रिवार्ड लेसी के हो जाते हैं, लीज दैट ट्रांसफर्स, यानी लेसर की तरफ से रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाते हैं लेसी को, तो ऐसी लीज को फाइनेंस लीज कहा जाएगा। और ऑपरेटिंग लीज इसका अपोजिट है, जिसमें ये ट्रांसफर नहीं होता। तो ऐसी लीज जिसमें सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड जो ओनरशिप से रिलेटेड होते हैं एसेट के, वो ट्रांसफर नहीं होते, वो ऑपरेटिंग लीज कंसीडर होगी। अब इसकी हम काफ़ी डिटेल में जाके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे लीज क्लासिफिकेशन को, जब हम लेसर की अकाउंटिंग पढ़ रहे होंगे। तो उसके अंदर हमारा पहला इशू यही होगा कि हम पहले प्रॉपर क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं, क्योंकि फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग डिफरेंट होती है और ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग डिफरेंट होती है। लेकिन एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पर इन डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए डिस्कस कर लेते हैं। सो एग्जांपल 3 है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू लीज कॉन्ट्रैक्ट द ओनरशिप ऑफ एसेट शैल बी ट्रांसफर टू लेसी एट नो कॉस्ट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। तो इन द एंड जो एसेट है वो लेसी का हो जाना है। अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो फ़ायदा किसको होगा? लेसी को होगा। अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो कम फ़ायदा या लेट से कि नुकसान जो हो रहा होगा वो किसको हो रहा होगा? लेसी को हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि इस लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवार्ड्स हैं ओनरशिप से रिलेटेड, वो लेसी को ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमने टाइप ऑफ लीज को लेसर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है। तो इट वुड बी क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ये इंप्लाई कर रहा है कि ऑल, और अगर ऑल नहीं तो एटलीस्ट सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड जो हैं वो अल्टीमेटली लेसी को ट्रांसफर हो रहे हैं। हमारा थर्ड इशू है इंसेप्शन डेट एंड कमेंसमेंट डेट का। ये दो डेफिनेशन ऐसी हैं जिनमें रेलिवेंट डेट्स आती हैं और इनकी इंपॉर्टेंस भी है। तो इंसेप्शन डेट को स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है, द अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ अ लीज एग्रीमेंट एंड द डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टीज टू द प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज। तो इन शॉर्ट, जब आप पार्टीज जो मेन टर्म्स जो होती हैं उन पर जब एग्री कर लेते हैं, अगर फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया तो देन फाइन, और अगर फॉर्मल एग्रीमेंट से पहले ही उनकी फाइनल एक कमिटमेंट हो गई है, फिर फॉर्मल एग्रीमेंट थोड़ा वो बाद में जाकर भी साइन कर रहे हैं, तो जिस दिन पहले कमिटमेंट हो गई है अर्लियर वाली डेट को आपने लेना है, दैट वुड बी कॉल्ड इंसेप्शन डेट। इस डेट की इंपॉर्टेंस ये है कि टाइप ऑफ लीज इस डेट पर आइडेंटिफाई की जाती है। यानी ये देखा जाता है कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, तो इस लीज की क्लासिफिकेशन कैसी होनी चाहिए वो इस दिन पर सोचा जाता है। फिर है एक कमेंसमेंट डेट ऑफ द लीज। कमेंसमेंट डेट ऑफ द लीज की डेफिनेशन स्टैंडर्ड में है कि द डेट ऑन विच लेसर मेक्स एन अंडरलाइंग एसेट अवेलेबल फॉर यूज बाय द लेसी। तो जब एक एसेट लेसर की तरफ से लेसी को अवेलेबल कर दिया जाता है। अब अक्सर ऐसा होता है कि एग्रीमेंट पहले होता है और उसके 10-15 दिन बाद, एक महीने बाद फिर एसेट अवेलेबल किया जाता है लेसी को। जैसे अगर गाड़ी की लीज़ होनी है तो एग्रीमेंट आज हो जाएगा, गाड़ी फ़ौरन अभी अवेलेबल नहीं है, वो ली जाएगी लेसर की तरफ से और फिर वो अवेलेबल करेंगे लेसी को। तो अक्सर कमेंसमेंट डेट जो है वो इंसेप्शन डेट के बाद आ रही होती है। ये दोनों डेट सेम भी हो सकती हैं, लेकिन अक्सर कमेंसमेंट डेट बाद में आ रही होती है। कमेंसमेंट डेट की इंपॉर्टेंस ये है कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारी होती है, जो हमने एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती हैं अपनी बुक्स में, एसेट को रिकॉर्ड करना, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना, या लेसर ने जो अपना नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को रिकॉर्ड करना है, वो इस डेट को इनिशियल रिकग्निशन शुरू होती है। सो वी हैव एन एग्जांपल टू आइडेंटिफाई दीज डेट्स। J Limited enters into a contract for the lease of a car with K Leasing Limited on January 18. K Leasing Limited agrees to transfer the car in the name of J Limited on 3rd of February. However, J Limited would have the right to use the car as at Feb 22. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उनका वो जनवरी 18 को हो रहा है। अब ट्रांसफ़र तो हो जाएगी लेकिन अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं होगी। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो अवेलेबल फॉर यूज़ का है। तो राइट टू यूज़ जो हो रहा है वो फरवरी 22 को आ रहा है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट को आइडेंटिफाई करना है। तो वी कैन आइडेंटिफाई कि इंसेप्शन डेट जो है वो जनवरी 18 है एंड कमेंसमेंट डेट ऑफ द लीज इज फरवरी 22। फोर्थ पॉइंट हमारा है लीज टर्म। लीज टर्म को IFRS 16 में डिफाइन किया गया है कि द नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच अ लेसी हैज द राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट टुगेदर विद बोथ। अब इसमें नॉन कैंसिलेबल पीरियड में मजीद क्या ऐड करना है? Periods covered by an option to extend the lease if the lessee is reasonably certain to exercise that option. तो अगर लीज को एक्सटेंड करने का ऑप्शन है और रीजनेबली सर्टन है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा बाय द लेसी, तो फिर वो पीरियड भी हम ऐड कर देंगे। इसी तरीके से पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टन नॉट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। तो बाज़ औक़ात ये ऑप्शन होता है कि लीज को टर्मिनेट किया जा सकता है, और अगर लेसी ये रीजनेबली सर्टन है कि वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वो लीज जो है कंटिन्यू करेगा, तो वो जो कंटिन्यूशन का फर्दर पीरियड होगा उसको भी हम अपने नॉन कैंसिलेबल पीरियड में ऐड कर देंगे।
एक एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं. We have example 5. S Limited acquired a plant on lease for a non-cancelable period of 6 years. S Limited has right to extend the period of lease by further 4 years at the end of first 6 years. You are required to calculate the lease term assuming that S Limited has no intention to extend the period, has intention to extend the period. तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमने लीज टर्म कैलकुलेट करनी है. अब अगर उनकी कोई इंटेंशन नहीं है, यानी हम कहते हैं कि रीजनेबली सर्टन है कि वो ऑप्शन टू एक्सटेंड को यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर तो 6 ईयर्स पे बात ख़त्म हो जाएगी. सिर्फ नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, एक्सटेंशन वाला पीरियड हम ऐड नहीं करेंगे. बट लेट्स से कि ये रीजनेबली सर्टन है कि वो ऑप्शन टू एक्सटेंड एक्सरसाइज कर लेंगे, तो 4 ईयर्स मजीद लीज कंटिन्यू करेगी और फिर हमारी लीज जो है वो 10 ईयर्स की होगी. नाउ फिफ्थ पॉइंट हमारा है जिसमें हमने इकोनॉमिक लाइफ एंड यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है. सो इकोनॉमिक लाइफ को IFRS 16 में डिफाइन किया गया है, ईदर द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी इकोनॉमिकली यूजेबल बाय वन और मोर यूजर्स, और the number of production or similar unit expected to be obtained from the asset by one or more users. और यूजफुल लाइफ की डेफिनेशन IFRS 16 में तो नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एडिशनल डेफिनेशन के तौर पर डिस्कस हुई भी है, लेकिन ये मेन डेफिनेशन जो है वो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से ली गई है. द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटिटी, और द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एसेट बाय एन एंटिटी. सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो यूजफुल लाइफ है वो एक एंटिटी की होती है, यानी जिस एंटिटी के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं वो उस एसेट को कितना यूज़ करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है, ये यूजफुल लाइफ है. और इकोनॉमिक लाइफ एसेट की ये होती है कि एक यूज़र या एक यूज़र के अलावा जो और यूज़र्स भी हैं वो मिलाकर उस एसेट को टोटल कितना यूज़ करेंगे. तो एक एसेट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पहले ए लिमिटेड ने ख़रीदा, वो 20 साल तक चल सकता है, उन्होंने उसको 15 ईयर्स यूज़ करने का इरादा बनाया और 15 ईयर्स यूज़ करके सेल कर दिया. फिर बी लिमिटेड ने परचेज़ किया और उसको 5 ईयर्स यूज़ किया. तो ए लिमिटेड के लिए यूज़फुल लाइफ 15 ईयर्स है, बी लिमिटेड के लिए यूज़फुल लाइफ 5 ईयर्स है. लेकिन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट जो है वो वन और मोर यूजर्स मिलाकर हम देखेंगे तो दैट वुड बी कॉल्ड 20 ईयर्स. अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब लीज क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ के साथ कंपैरिजन होता है, और जब डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है तो वो यूजफुल लाइफ की यूजेज के साथ हो रही होती है. तो ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी है ताकि लीज क्लासिफिकेशन में आप इकोनॉमिक लाइफ को जहन में रखें और जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो यूजफुल लाइफ को जहन में रखें. एक एग्जाम्पल से इनके फ़र्क को मजीद अंडरस्टैंड करते हैं. B Limited acquired a second-hand plant. The total maximum use of such plant when it is new is 12 years. The plant has already been used for 4 years by previous owners. B Limited intend to use the plant for 5 years and then wants to sell it to someone else. तो requirement हमारे पास ये है कि identify total economic life, useful life and remaining economic life. तो total economic life तो हमारे पास है 12 years. बाय वन और मोर यूज़र जो मिलाकर है. उसके बाद हम बात करते हैं यूजफुल लाइफ की. तो जो बी लिमिटेड है इसको 5 ईयर्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो ये यूजफुल लाइफ है. और अगर हम बात करें रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ की तो 12 ईयर्स में से 4 ईयर्स जो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं वो निकाल दें, तो रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ इसकी 8 ईयर्स है. तो कुछ जगह पे रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ की टर्म यूज होती है, तो वो भी इस एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट से आप अप्लाई कर सकेंगे. तो 6 पॉइंट पर हम लीज पेमेंट्स को देखेंगे. खास तौर पे इसमें हमें कॉन्सेप्ट देखना है रेजिडुअल वैल्यू गारंटी का. तो लीज पेमेंट की जो डेफिनेशन है वो है कि पेमेंट मेड बाय लेसी टू अ लेसर रिलेटिंग टू द राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट ड्यूरिंग द लीज टर्म. यानी राइट ऑफ यूज जो मिलता है लेसी को एसेट इस्तेमाल करने का लीज टर्म में, उसके बदले में जो वो पेमेंट्स करता है लेसर को, वो लीज पेमेंट्स होंगी. और इसमें क्या क्या शामिल होगा? नंबर 1, इसमें फिक्स पेमेंट्स शामिल होंगी या इन सब्सटेंस जो फिक्स पेमेंट्स हैं, यानी बाज़ औक़ात जो है कॉन्ट्रैक्ट में क्लासेस जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रख दी जाती हैं लेकिन अमाउंट फिक्स होती हैं, तो वो शामिल होंगी. लेस एनी लीज इंसेंटिव, यानी अगर लेसर की तरफ से कोई उसे अमाउंट वापस मिल जाएगी जैसे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह की, तो वो हम लेस कर देंगे. फिर वेरिएबल लीज पेमेंट्स भी इसमें शामिल होंगी जो डिपेंड करती होंगी किसी इंडेक्स या रेट की बेसिस पर, जैसे बात औक़ात स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के साथ या किसी और कमोडिटी के एक्सचेंज के साथ जो कनेक्टेड हैं. तो इन वेरिएबल लीज पेमेंट्स को भी बेसिकली एक्सपेक्टेशन बेस पर इनकॉर्पोरेट किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तब कवर होगा. फिर अगर परचेज ऑप्शन हो
लीज के अंदर और रीजनेबली सर्टन हो कि लेसी वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, तो फिर उसको भी शामिल किया जाता है। तो परचेज ऑप्शन हमेशा शामिल नहीं होगा, जब रीजनेबली सर्टन होगा कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा सिर्फ तब उसको शामिल करेंगे, यानी जब वाकई एक्सपेक्टेड हो कि ये पैसे लेसी की तरफ से लेसर को मिलेंगे। इसी तरीके से फिर पेनल्टीज बाज़ औक़ात होती हैं कि अगर लीज को टर्मिनेट किया जाएगा तो वो जो पेमेंट्स आएंगी वो पेनल्टीज भी शामिल होंगी। तो बाज़ औक़ात ये कॉन्ट्रैक्ट में टर्म होती है कि अगर लेसी लीज टर्म जो है एक टाइम है जो नॉन कैंसिलेबल है, उसके बाद एक टाइम है अगर उसके अंदर वो उसको कैंसिल करता है अर्ली देन द टोटल लीज टर्म, तो वो फिर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो वो पेनल्टी की पेमेंट भी हम शामिल करेंगे, लेकिन साथ के साथ इसमें इस बात का भी ध्यान में रखना है कि फिर जो लीज टर्म है वो भी उसी हिसाब से ली जा रही होगी। यानी अगर आप ये कहते हैं कि लीज टर्म वैसे 10 ईयर्स है और लेसी की तरफ से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टर्मिनेट कर देगा 8 ईयर्स के बाद, तो लीज टर्म भी आप फिर 8 ईयर्स लेंगे तो फिर पेनल्टी भी लेंगे, और अगर आपने लीज टर्म 10 ईयर्स ली है तो फिर आप पेनल्टी की अमाउंट नहीं ले रहे होंगे। तो एक तो सिंपल ये 4 अमाउंट्स आ गई, फिक्स पेमेंट, वेरिएबल पेमेंट, परचेज ऑप्शन की पेमेंट अगर रीजनेबली सर्टन हो, और टर्मिनेशन पेनल्टीज अगर जो लीज टर्म के अंदर भी इसको हमने रिफ्लेक्ट किया हो। अब फर्दर क्या आएगा? फर्दर कॉन्सेप्ट है रेजिडुअल वैल्यू गारंटी का। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी बेसिकली इट इज अ गारंटी मेड टू अ लेसर बाय अ पार्टी अनरिलेटेड टू द लेसर that the value or part of the value of an underlying asset at the end of lease will be at least a specified amount। तो गारंटी दी जाती है ऐसी पार्टी की तरफ से जो लेसर के से अनरिलेटेड हो, वो लेसी भी हो सकता है, लेसी से रिलेटेड पार्टी भी हो सकती है, और लेसर से रिलेटेड पार्टी नहीं होगी या लेसर खुद नहीं होगा। तो दैट द वैल्यू और पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट एट द एंड ऑफ लीज विल बी एट लीस्ट अ स्पेसिफाइड अमाउंट, यानी एक गारंटी अमाउंट दे दी जाती है कि जब लीज टर्म एंड होगी तो एसेट की कम से कम इतनी वैल्यू जरूर होगी। अब अगर कहीं पर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी की टर्म्स शामिल हों तो उसको लेसी के लिए हम लीज पेमेंट्स में शामिल करेंगे। तो किस बेसिस पर करेंगे कि अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय द लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। यहां पर अब एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाज़ औक़ात लेसी ने गारंटी दे दी फॉर एग्जांपल 50 मिलियन की, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि रेजिडुअल वैल्यू तो 50 मिलियन से कहीं ज़्यादा होगी। तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल है वो तो जीरो बनेगी, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि जी हमने गारंटी 50 की दी हुई है और रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड जो है वो 80 है, तो इसका मतलब है अगर 80 की रेजिडुअल वैल्यू होगी तो जो आपको गारंटी की अमाउंट तो कोई भी पे नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता अगर ऐसा है कि आपने गारंटी दी हुई है 50 मिलियन की और रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड है कि वो 35 मिलियन होगी, तो जो एक्स्ट्रा 15 मिलियन आपको पे करने पड़ेंगे वो अमाउंट है जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए। तो जहां पर रेजिडुअल वैल्यू लोअर हो रेजिडुअल वैल्यू गारंटी से, सिर्फ वहां पर हम अमाउंट ले रहे होंगे, अदरवाइज नहीं ले रहे होंगे। अच्छा, लेसर के लिए पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। लेसर के लिए पर्सपेक्टिव ये है कि लीज पेमेंट में तमाम रेजिडुअल वैल्यू गारंटी जो लेसर को प्रोवाइड की गई हैं, चाहे वो लेसी ने प्रोवाइड की हो, चाहे वो पार्टी रिलेटेड टू लेसी ने प्रोवाइड की हो, या ऐसी थर्ड पार्टी ने प्रोवाइड की हो जो अनरिलेटेड टू द लेसर है, जैसे मैन्युफैक्चरर ऑफ द एसेट, या फिर हम कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी, तो किसी से भी गारंटी मिली हुई हो लेसर ने उसको इंक्लूड करना है। लेसी सिर्फ उतनी अमाउंट इंक्लूड करेगा जो एक्सपेक्ट करता है कि वो पे करेगा, लेसर हर किस्म की रेजिडुअल वैल्यू गारंटी शामिल करेगा अदर देन दोस्त के जो उसकी किसी रिलेटेड पार्टी ने दी हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और अब इस पर एग्जाम्पल्स करते हैं। तो एग्जाम्पल 7 है हमारे पास कि अदील लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम काशिफ लिमिटेड ऑन फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी डाउन पेमेंट है 5 मिलियन की, एनुअल पेमेंट इन एरियर्स हैं 8 मिलियन की, और लीज टर्म है 5 ईयर्स की। तो रिक्वायरमेंट ये है कि टोटल लीज पेमेंट कैलकुलेट करें दोनों कंपनी के लिए डिफरेंट सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन हमारे पास क्या है कि AL हैज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन although it expect to pay rupees nil as machine has expected residual value of 15 मिलियन। तो अब लेसी ने देखें कि गारंटी 10 मिलियन की दी हुई है लेकिन रेजिडुअल वैल्यू 15 मिलियन उससे ज्यादा है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो तो कुछ भी पे नहीं करेगा। तो लेसी के लिए जब हम लीज पेमेंट्स लेंगे तो उसमें रेजिडुअल वैल्यू की गारंटी निल लेंगे। 5 मिलियन डाउन पेमेंट के, 8 मिलियन की 5 पेमेंट्स,
रेंटल्स की और नील अमाउंट रेजिडुअल वैल्यू गारंटी की, क्योंकि कोई अमाउंट एक्सपेक्टेड नहीं है कि पे होगी लेसी के परस्पेक्टिव से। लेसर के परस्पेक्टिव से देखें तो लेसर ने 10 मिलियन शामिल करना है, तो लेसर के परस्पेक्टिव में 10 मिलियन इंक्लूड होगा। तो यहां से हमें यह बात पता चलती है कि रेजिडुअल वैल्यू गारंटी वाला सिनेरियो बेसिकली लेसर और लेसी के लिए लीज पेमेंट्स को डिफरेंशिएट भी कर देता है। अदरवाइज भी इनकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हो सकती हैं लीज टर्म के बारे में या बार्गेन परचेज ऑप्शन के बारे में, लेकिन जो रेजिडुअल वैल्यू गारंटी है इसकी वजह से भी लीज पेमेंट लेसी और लेसर के लिए डिफरेंट आ सकती है। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन बी है कि AL हैज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹10 million, although it expects to pay only ₹3 million, as machine has expected to have market value of 7 million at the end of lease term। तो 10 मिलियन की गारंटी दी है, एसेट की 7 मिलियन की वैल्यू एक्सपेक्टेड है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ 3 मिलियन पे करेंगे। तो अब अगर आप देखें बाकी कैलकुलेशन सेम है, लेकिन जो रेजिडुअल वैल्यू गारंटी है वो 3 मिलियन पर ली, क्योंकि लेसी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको सिर्फ 3 मिलियन पे करने पड़ेंगे। गारंटी बेशक ज्यादा दी हुई है, अमाउंट वो लेनी है जो लेसी एक्सपेक्ट कर रहा होगा, लेकिन लेसर के लिए वंस अगेन वही की वही, जैसे पहले 10 मिलियन ली थी अमाउंट वैसे ही लेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लेसी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। एक और सिचुएशन देखते हैं। AL has not guaranteed any residual value. However, M Limited manufacturer of machine has guaranteed KL, यानी उन्होंने लेसर को गारंटी दे दी, मैन्युफैक्चरर ने, लेसी ने नहीं दी, एक थर्ड पार्टी ने दे दी, टू परचेज द मशीन एट द एंड ऑफ लीज टर्म एट ₹13 million इफ KL सो डिजायर। अब यहां पर आप देखें तो लेसी ने तो कोई गारंटी नहीं दी, तो लेसी के लिए जो रेजिडुअल वैल्यू है वो निल है, लेकिन लेसर को एक थर्ड पार्टी से गारंटी मिल गई है 13 मिलियन की। जब वो उसको इंक्लूड करेंगे तो टोटल लीज पेमेंट उनकी 58 मिलियन हो जाएंगी, जो डिफरेंट हो जाएंगी। तो ये हमने 3 ऐसे सिनेरियोज आपके साथ शेयर किए जिसमें रेजिडुअल वैल्यू गारंटी के ऐसे सिनेरियोज थे जहां पे लेसी और लेसर के लिए लीज पेमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं, बिकॉज दोनों के लिए जो सिचुएशन होती है वो डिफरेंट है, और दोनों के लिए जो रूल है IFRS 16 में वो भी डिफरेंट है। तो रूल बेसिकली क्या है कि लेसी ने सिर्फ तब पेमेंट शामिल करनी है जब वो एक्सपेक्ट करता हो कि वो रेजिडुअल वैल्यू गारंटी की उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, जबकि लेसर ने ना सिर्फ ये कि लेसी की गारंटी को शामिल करना है चाहे उसे पेमेंट करनी पड़ेगी या नहीं, बल्कि लेसर ने उस पेमेंट को भी शामिल करना है जो उसे किसी थर्ड पार्टी से मिल रही होगी या लेसी की रिलेटेड पार्टी से मिल रही होगी। सो बेसिकली ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फार्मूलाज। जब आप किसी सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो PV फैक्टर यूज़ किया जाता है। इसका फार्मूला 1 प्लस इंटरेस्ट रेट जो कंबाइन करके रेज टू पावर -n एंड नंबर ऑफ ईयर्स हो जाते हैं। कैलकुलेटर का सिंटैक्स अगर आप यूज़ करेंगे 12% पर एनम 5 ईयर्स टाइम के लिए तो वो 1.12 रेज टू पावर -5 आएगा, जिससे आपके पास डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। नॉर्मली इसको 4 डेसिमल पॉइंट्स तक हम लेते हैं, 0.5674। टेबल से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन टेबल एग्ज़ाम में अवेलेबल नहीं होता। समटाइम वो एग्ज़ाम में कुछ फैक्टर्स दे देते हैं, एन्यूटी फैक्टर समटाइम नहीं देते, तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की आदत होनी चाहिए। और बाज़ औक़ात पॉइंट्स के अंदर जो वैल्यूज़ आ जाती हैं तो तब टेबल एज सच काम नहीं आता, तो आपको कैलकुलेटर के यूजेज पे ग्रिप होने चाहिए। एन्यूटी सीरीज ऑफ पेमेंट होती है जब एक सेम रेंटल आपको बार बार मिलना है एनुअली या हाफ ईयरली इस तरीके से, तो उसके लिए जो हम एन्यूटी का फार्मूला यूज़ करते हैं जब पेमेंट एरियर्स में हो, एंड ऑफ पीरियड पर हो, तो दैट इज़ 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर -n डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर सिंटैक्स में लिखें 12% और 5 ईयर्स टाइम के लिए, तो वो ऐसे लिखा जाएगा कि 1 - 1.12 ये जो है ये इंटरेस्ट रेट है और 5 नंबर ऑफ ईयर्स है, तो आंसर वुड बी 3.6048। PV फैक्टर हमेशा 1 से कम आता है, जबकि एन्यूटी फैक्टर नॉर्मली 1 से अबव हमारे पास आ रहे होते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा पेमेंट्स होती हैं जिनको हम कंसीडर कर रहे होते हैं। एन्यूटी ड्यू यानी जब बिगनिंग ऑफ पीरियड पर पेमेंट हमें मिल रही हो तो उसके फार्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। बेसिकली n के अंदर आप एक पीरियड +1 कर देते हैं, जिससे एक्चुअली जो -n है वो 1 से कम हो जाता है, और +1 पूरे फैक्टर के अंदर ऐड कर देते हैं। सो कैलकुलेटर सिंटैक्स फॉर 12% पर एनम एंड 5 ईयर्स टाइम के लिए हमारे पास आ जाएगा ये -4 हो गया -5 + 1 के थ्रू, और बाद में आपने एंड में 1 ऐड कर देना है, तो ये 4.0373 हमारे पास फैक्टर बन जाएगा। तो इन फार्मूलाज को हम कई जगह पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, तो IFRS 16 के लिए प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। हमारा लास्ट पॉइंट है डेफिनेशंस रिलेटिंग टू फाइनेंस लीज कैलकुलेशन। अब इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशन हैं।
एक डेफिनेशन है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की। So initial direct cost are incremental cost for obtaining a lease that would not have been incurred if the lease had not been obtained. तो बाजू का लीज एग्रीमेंट करने के लिए आपको कुछ सर्टेन कमीशन पे करना पड़ता है, कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस होते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं। तो ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, यानी वो ऐसी कॉस्ट हैं जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हैं कि लीज कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये कॉस्ट लगी हैं, अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो ये कॉस्ट ना लगती। एक्सेप्ट फॉर सच कॉस्ट इनकर्ड बाय मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर। तो ऐसे लेसर्स जो फाइनेंस लीज में एंटर हो रहे होते हैं और वो मैन्युफैक्चरर और डीलर होते हैं, यानी वही प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर और डील भी करते हैं इन्वेंट्री के तौर पर, और वही प्रोडक्ट वो जो है ना वो लीज पर भी दे रहे हैं, फाइनेंस लीज पर भी दे रहे हैं। तो उनके लिए फिर इन कॉस्ट को जो है ना इंक्लूड नहीं किया जाता, उनके लिए इन कॉस्ट को सेलिंग एक्सपेंस बना दिया जाता है। तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पर आगे भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे हर टाइप की अकाउंटिंग करते हुए कि लेसी ने इस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को कैसे डील करना है और लेसर ने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को कैसे डील करना है एंड सो ऑन। फर्दर जो डेफिनेशन है उसमें है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज को आप कह सकते हैं एक काइंड ऑफ ग्रॉस रिसीवेबल, यानी जो टोटल अमाउंट और पैसा एक लेसर ने लेसी से लेना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द रिसीवेबल। तो ये ग्रॉस रिसीवेबल ही है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज। तो इट इज सम ऑफ द लीज पेमेंट्स रिसीवेबल बाय द लेसर अंडर अ फाइनेंस लीज। जो भी पैसे आपको रिसीव होने हैं वो रेजिडुअल वैल्यू गारंटी के हैं, बार्गेन परचेज ऑप्शन के हैं, डाउन पेमेंट के हैं, रेंटल के हैं, और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एंड ऑफ द लीज टर्म इतने का एसेट भी हमें वापस मिल जाएगा चाहे वो गारंटी में शामिल ना हो। अब अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? दैट पोर्शन ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट द रियलाइजेशन ऑफ विच बाय लेसर इज नॉट एश्योर्ड और इज गारंटीड सोली बाय अ पार्टी रिलेटेड टू लेसर। तो या तो उसकी गारंटी किसी ने नहीं दी हुई या ऐसी पार्टी ने गारंटी दी हुई है जो लेसर से रिलेटेड है, तो अपनी ही रिलेटेड पार्टी की गारंटी जो है वो एज सच प्रॉपर नहीं समझी जाती, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। सो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो है ये लेसर एक्सपेक्ट तो कर रहा होता है लेकिन इसकी गारंटी उसे कहीं से प्रॉपर नहीं मिली हुई होती। फिर कॉन्सेप्ट है नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज का। नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज जो है इट इज सिंपली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो डिफाइन इसको किया जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज डिस्काउंटेड एट द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। यानी आपने जो प्रेजेंट वैल्यू लेनी है वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज पर लेनी है। तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम जो है ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस होता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट शामिल होता है, नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट शामिल नहीं होता क्योंकि इसे हमने प्रेजेंट वैल्यू ले ली होती है, तो इनका डिफरेंस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कहलाता है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज की डेफिनेशन है कि इट इज द डिस्काउंट रेट दैट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज काजेज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू टू बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेसर। तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज जो है ये लेसर के परस्पेक्टिव से कैलकुलेट होता है। अब इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज के दूसरे नाम भी अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स में बात करें या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करें तो इसको हम IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके इनफ्लोज हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या है आपका? इनफ्लो। और फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट, जब लेसर एक एसेट देता है तो वो अपना एसेट दे रहा होता है और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर कर रहा होता है, वो भी उसका आउटफ्लो हो रहा होता है। तो इनफ्लोज और आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में जहां पे जिस रेट से बराबर हो रहे होंगे उसको हम कहेंगे कि वो IRR है या इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है, या ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टैंडर्ड्स में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। तो ये तीनों सेम ही कॉन्सेप्ट हैं। लीजिंग इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज की टर्म यूज होती है, तो अदरवाइज इट इज जस्ट IRR। समटाइम्स कैलकुलेशन करने के लिए इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज अवेलेबल नहीं होता, लेसर को तो पता ही होता है और ये कैलकुलेट भी वो कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सारी अमाउंट्स और सब चीज़ों का फेयर वैल्यू वगैरह का भी आइडिया होता है। लेसी के पास बाजू का कंप्लीट डाटा नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में वो एक और रेट यूज़ कर सकते हैं जिसे लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब जैसे इसके नाम से पता चल रहा है तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जितने का एसेट लीज पर लेना है उतनी का ही बोरिंग करे, अगर लेसी उतने का ही लोन ले, सेम टर्म पे, सेम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, सेम सिक्योरिटी के साथ, सेम सिनेरियोज में, सेम एसेट के लिए, तो फिर उसको किस रेट पर वो लोन मिलेगा, तो वो रेट उसका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड में गिवन है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट अ लेसी वुड हैव टू पे टू बोरो ओवर अ सिमिलर टर्म एंड विद अ सिमिलर सिक्योरिटी द फंड नेसेसरी टू ऑब्टेन एसेट ऑफ सिमिलर वैल्यू टू द राइट ऑफ यूज एसेट इन सिमिलर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो ये रेट, लेकिन जब आपके पास दोनों रेट्स अवेलेबल हों तो हमेशा आप इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज यूज़ करेंगे। लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ तब यूज़ होगा जब हमारे पास इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज अवेलेबल ना हो।
अब एग्जाम्पल के थ्रू इनमें से काफ़ी वैल्यूज़ को कवर करते हैं। मारिया लीजिंग लिमिटेड लीज्ड एन एसेट जिसकी फेयर वैल्यू 285,000 है टू XYZ लिमिटेड फॉर यूज एट एनुअल रेंटल इन एरियर्स ऑफ ₹80,000 for 5 years. MLL incurred initial direct cost of 5,227. On inception of the lease, MLL estimated the residual value of ₹30,000. At the end of lease term, however, only ₹20,000 is guaranteed by XYZ Limited. Interest rate implicit in the lease is 14%. रिक्वायरमेंट ये है कि हमने रेलिवेंट अमाउंट्स कैलकुलेट करनी है जो ये फाइनेंस लीज है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले रेजिडुअल वैल्यू गारंटी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दैट इज 20,000 एज गिवन इन द क्वेश्चन। अब लीज पेमेंट्स की बात करते हैं। तो 80,000 के 5 रेंटल्स पे होने और 20,000 जो है वो रेजिडुअल वैल्यू गारंटी है, तो 420,000 की टोटल लीज पेमेंट बन जाती है। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, टोटल रेजिडुअल वैल्यू 30,000 की एक्सपेक्टेड है, 20,000 की गारंटी है, तो बाकी 10,000 की गारंटी नहीं है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज, ये लीज पेमेंट और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इसका सम होता है। तो 420,000 प्लस 10,000 430,000। अब अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं तो हर अमाउंट जो रेलिवेंट है उसका हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू हम जो है लगाएंगे एन्यूटी के फार्मूला से 14% फॉर 5 years 274,646। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी एट द एंड ऑफ लीज टर्म हमें मिलना है, तो सिंपल पीवी फैक्टर लगेगा 1.14 रेज टू पावर -5, और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू पे भी पीवी फैक्टर लगेगा क्योंकि ये वन पेमेंट है, सिंगल पेमेंट है। तो आप ये 30,000 पे कंबाइन एक सिंगल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं क्योंकि ये सेम टाइम पर हमें मिल रहे होंगे। तो टोटल जब हम करते हैं इन तीनों वैल्यूज का तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आ जाएगी या नेट रिसीवेबल आ जाएगा नेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 290,227। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम जो है दैट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज एंड नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, तो वो हमारे पास 139,773 आ जाती है। और अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं इम्प्लिसिट रेट को, तो जो हमने ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है, ये बेसिकली जो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है। तो ये इक्वल होनी चाहिए फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के। तो 290,227 इज इक्वल टू 285,000 प्लस 5,227। तो ये यहाँ से भी हमारे पास ये प्रूफ हो रहा है कि 14% का रेट ही अप्रोप्रिएट रेट है जो इम्प्लिसिट रेट इन द लीज है, क्योंकि इसी से हमारा जो नेट कैश फ्लो है वो ज़ीरो पर आ रहा है। सो ये हमारे जो लीजेस से रिलेटेड डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट से जो कि आगे फिर अकाउंटिंग फॉर लेसी एंड अकाउंटिंग फॉर लेसर के अंदर हमारे काम आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।